कोरियन टेक जायंट सैमसंग के रिसर्च डिपार्टमेंट में काम करने वाले एक रिसर्चर ने 2019 में कंपनी से चिप क्लीनिंग मशीन के ब्लूप्रिंट चोरी किए और फिर उन्हें एक चाइनीज कंपनी को 59.8 बिलियन डॉलर्स में सेल कर दिया। वहीं इस साल फरवरी 2023 में फेमस डच कंपनी SML ने भी अपने एक एक्स एम्प्लॉय पर कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डाटा चोरी कर उसे चाइनीज कंपनी को सेल करने के एलिगेशंस लगाए। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों कंपनीज का जो डाटा चोरी हुआ था वो एक ही प्रोडक्ट को बिलोंग करता है, जो है ये चिप्स, जिनकी वजह से आज की डेट में एक न्यू कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है। एंड इन दिस वीडियो हम यही जानेंगे कि कैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का सेंटर बन चुकी है, जिसे कंट्रोल करने के लिए ये देश साम दाम दंड भेद सब कुछ करने के लिए तैयार है। और ये भी इस टेक वॉर में इंडिया कहां पर स्टैंड करता है। डिशवॉशर, माइक्रोवेव टू स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, ईयरफोन्स, प्लेन्स, कार्स, इवन सैटेलाइट और मिलिट्री वेपन्स तक। इन शॉर्ट हर एक वो चीज जिसमें ऑन और ऑफ का स्विच होता है वो माइक्रोचिप इंडस्ट्री पर ही रिलाई करते हैं, जिस वजह से इन्हें इलेक्ट्रिक डिवाइसेस का हार्ट भी कहा जाता है, जिनके बिना मॉडर्न वर्ल्ड को इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। और जैसे जैसे और भी न्यू टेक्नोलॉजीज इन्वेंट हो रही हैं, इन माइक्रोचिप्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बना रहा है। 1950 में यूएस के इंजीनियर्स ने पहली सिलिकॉन चिप बनाई थी, जिसमें से 4 ट्रांजिस्टर हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर्स की संख्या बढ़ती गई, इसका साइज और छोटा और इसकी कंप्यूटिंग पावर और भी ज्यादा पावरफुल होती चली गई। और आज की डेट में यूज होने वाले मोस्ट ऑफ द एडवांस माइक्रोचिप्स में 500 मिलियन से ज्यादा ट्रांजिस्टर होते हैं, जिससे आप इजीली अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के टाइम में यूज होने वाली माइक्रोचिप्स कितनी ज्यादा पावरफुल होती है। वहीं जिस समय अमेरिका ने सिलिकॉन चिप्स को बनाना शुरू किया था, उस टाइम पर अमेरिका और रूस के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी, जिसमें इस कंप्यूटिंग पावर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 1967 में रॉबर्ट नॉइस और गोर्डन मोरे ने पहली चिप कंपनी की शुरुआत की, जिसे हम और आप आज इंटेल के नाम से जानते हैं। वही इंटेल जिसके प्रोसेसर मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर और लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यूज करती हैं। लेकिन उस समय इस कंपनी का सिर्फ एक ही कस्टमर था और वो थी यूएस गवर्नमेंट, जिस कंप्यूटिंग पावर का इस्तेमाल नासा स्पेसक्राफ्ट और मिसाइल सिस्टम्स में कर रही थी। शुरुआत में चिप्स के डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग, ये तीनों ही प्रोसेस अमेरिकन कंपनीज इन हाउस ही किया करती थी। लेकिन जल्दी उन्हें समझ में आ गया कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में कंप्यूटिंग पावर का इस्तेमाल करके इससे और भी ज्यादा पैसे बनाए जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपना पूरा फोकस सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग पर कर दिया और मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग के लिए ताइवान, हांगकांग, साउथ कोरिया और जापान में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाए, जहाँ की लेबर सस्ती थी और फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट पॉलिसीज होने की वजह से यहाँ के रिसोर्सेज को भी इस्तेमाल करना बहुत आसान था। लेकिन जहाँ एक तरफ अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया और ताइवान के साथ में अपनी इस टेक्नोलॉजी को शेयर कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसे अपनी कंपनीज के सोवियत यूनियन और चाइना के साथ में इस टेक्नोलॉजी को शेयर करने पर बैन लगाना था। हालांकि साल 2000 के बाद जब अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड रिलेशन बेहतर हुए, तो इससे चाइना की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भी उठने का मौका मिला। लेकिन अभी भी चाइना के लिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, और वो ये कि अमेरिकन कंपनीज ने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स तो चाइना में लगा दिए थे, लेकिन उसने अभी भी अपनी टेक्नोलॉजी को चाइना के साथ में शेयर नहीं किया था, जिस वजह से चाइना की टेक कंपनीज को अमेरिका की कंपनीज से ही सॉफ्टवेयर और प्रोसेसर खरीदने पड़ते थे, जबकि जापान, साउथ कोरिया और ताइवान की डोमेस्टिक कंपनीज ने खुद चिप मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया था। 1980 के दशक में जापानीज कंपनी तोशिबा और साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग ने चिप मैन्युफैक्चर करना शुरू किया था, जो कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में उतरने वाली अर्ली एशियन कंपनीज में से एक थी। एंड इंटरेस्टिंगली इसी दौरान भारत ने भी 1984 में मोहाली में सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी ओपन की थी, जो कि हमारे देश की इकलौती गवर्नमेंट ओन्ड सेमीकंडक्टर प्लांट है। लेकिन इरेगुलरिटीज और प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने की वजह से ये गवर्नमेंट ओन्ड सेमीकंडक्टर प्लांट किसी तरीके से आज भी बस सर्वाइव भी कर रहा है। जबकि इसके 3 साल बाद 1987 में शुरू हुई ताइवानी कंपनी TCMS आज दुनिया की सबसे बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी है। और TCMS की मास लेवल प्रोडक्शन की वजह से बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज ने खुद मैन्युफैक्चर करना बंद कर दिया और अपना बिजनेस सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग पर शिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से ग्लोबल टेक रिवॉल्यूशन देखने को मिला। और कभी 4 ट्रांजिस्टर से शुरू हुई चिप इंडस्ट्री आज $600 बिलियन की हो रही है और 2030 तक इजीली $1 ट्रिलियन को भी क्रॉस कर जाएगी। वैसे भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का पूरा सिस्टम
चिप इंडस्ट्री पर ही रिलाई करता है, जिसकी वजह से हर कंट्री के लिए इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि 70 साल बाद भी इस इंडस्ट्री को सिर्फ 5 ही कंट्रीज डोमिनेट करती हैं, और वो है यूएस, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान और नीदरलैंड। यूएस की कंपनीज लाइक इंटेल, एएमडी, एनविडिया, क्वालकॉम और एप्पल ये चिप डिजाइनिंग का काम करती हैं, जबकि चिप्स की मास लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ ताइवान और साउथ कोरिया में होती है। ताइवानी कंपनी टीसीएमएस ग्लोबल माइक्रोचिप इंडस्ट्री का 54% प्रोडक्शन अकेले करती है। और आपने चाइना और ताइवान के कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में न्यूज में तो सुना ही होगा। चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और इस पर कब्जा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, जिसका सबसे बड़ा रीजन यही सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है। वहीं 17% प्रोडक्शन साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग करती है। जी हाँ, वही सैमसंग जिसे हम उसके स्मार्टफोन्स के लिए जानते हैं। इस कंपनी का रोल टेक इंडस्ट्री में इससे कहीं ज्यादा है। हाँ, लेकिन इन चिप्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला मटेरियल जैसे कि फोटो रेजिस्ट, फोटो मास्क और सिलिकॉन वेफर्स, ये सब कुछ जापान इन कंपनीज को सप्लाई करता है। वहीं इन माइक्रोचिप्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जिस एडवांस लिथोग्राफी मशीन ईयूवी का इस्तेमाल होता है, उसे सिर्फ नीदरलैंड की कंपनी एसएलएम बनाती है। और इस मशीन को बनाने में जो कंपोनेंट्स लगते हैं उसे अमेरिका नीदरलैंड को सप्लाई करता है। इन शॉर्ट, माइक्रोचिप इंडस्ट्री का बिजनेस इन 5 कंट्रीज के बीच में इंटरलिंक्ड है, जिनके बिना दुनिया का कोई भी देश टेक इंडस्ट्री में सरवाइव नहीं कर सकता है। बट इस ग्लोबल मिथ को तोड़ा चाइनीज कंपनी हुआई ने, जिसने रिसेंटली अपना न्यू स्मार्टफोन हुआई मैक्स 60 लॉन्च किया है। और इस समय ग्लोबल मीडिया में ये फोन आईफोन 15 से भी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। और रीजन है इस फोन का 7nm प्रोसेसर, जिसे बनाने की टेक्नोलॉजी अभी सिर्फ यूएस, ताइवान और साउथ कोरिया के पास है। लेकिन इनमें से कोई भी कंट्री चाइना को ये प्रोसेसर सेल नहीं करती है। दरअसल 2019 तक हुआई के प्रोसेसर को अमेरिकन कंपनी क्वालकॉम ही बनाया करती थी, लेकिन फिर सिक्योरिटी रीजन से अमेरिका ने 10 चाइनीज कंपनीज को बैन कर दिया, जिसमें से एक हुआई भी थी। विच मीन्स कि हुआई अब इंटेल, गूगल और क्वालकॉम के साथ में काम नहीं कर सकती थी। वहीं पिछले साल 2022 में अमेरिका ने एडवांस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को चाइना को एक्सपोर्ट करने पर ही बैन लगा दिया, जिसका मतलब है कि अब अमेरिकन कंपनी सिर्फ हुआई ही नहीं बल्कि किसी भी चाइनीज कंपनी को अपने प्रोसेसर या फिर सॉफ्टवेयर सेल नहीं कर सकती है। वहीं अमेरिका के चाइना पर लगाए गए इस बैन के कुछ वक्त बाद ही नीदरलैंड की कंपनी एसएलएम ने भी ये अनाउंस कर दिया कि अब वो चाइनीज कंपनीज को लिथोग्राफी मशीन सेल नहीं करेगी। और अमेरिका और नीदरलैंड को फॉलो करते हुए ताइवान, साउथ कोरिया और जापान ने भी चाइनीज कंपनीज को ये टेक्नोलॉजी सेल करना बंद कर दिया। और यही रीजन है कि जब हुआई ने मेड इन चाइना 7nm प्रोसेसर स्मार्टफोन लॉन्च किया, तो इसकी वजह से ग्लोबल लेवल पर जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हो गई, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि हुआई के फोन में ये 7nm प्रोसेसर आया कहां से। कई इंटरनेशनल आउटलेट्स ने ये क्लेम किया कि स्मार्टफोन में इस्तेमाल हुआ 7nm प्रोसेसर और मेमोरी चिप्स साउथ कोरियन कंपनी एसएक्स हाइनिक्स की हैं। और इस न्यूज के मीडिया में आने के बाद एसएक्स हाइनिक्स की शेयर 4% तक भी गिर गए। हालांकि इस कंपनी ने इस पूरी कंट्रोवर्सी पर क्लियरली तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा कि वो अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। क्योंकि अगर ये प्रूफ हो जाता कि एसएक्स हाइनिक्स ने ही हुआई के प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर एसआईएमसी को ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराई थी और इस फोन में मौजूद मेमोरी चिप्स इसी कंपनी की है, तो इसका असर यूएस और साउथ कोरिया की ट्रेड रिलेशंस पर पड़ सकता था। और चाइना की ही तरह साउथ कोरियन कंपनीज को भी अमेरिका से सैंक्शंस फेस करने पड़ते। हालांकि टेक इनसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज कंपनी एसआईएमसी ने 7nm प्रोसेसर को बिल्ड करने के लिए बिटकॉइन माइनिंग चिप मशीन का इस्तेमाल किया है, जिसे शायद उसने साउथ कोरिया, हांगकांग या फिर ताइवान की सेकेंडरी मार्केट से खरीदा होगा। और इससे अमेरिका को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हुआई का 7nm प्रोसेसर एप्पल के आईफोन 11 के प्रोसेसर के ही इक्वल है, जबकि आईफोन की लेटेस्ट वर्जन आईफोन 15 में A17 बायोनिक यानी कि 3nm प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। वहीं हुआई की सिंगल अचीवमेंट ये भी प्रूफ नहीं करती है कि चाइना इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी को मास लेवल पर मैन्युफैक्चर कर सकता है। चाइना का शुरू से ही इस इंडस्ट्री में कोई डायरेक्ट रोल नहीं रहा है, जिस वजह से माइक्रोचिप इंडस्ट्री में खुद को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए अभी इस कंट्री को बहुत काम करने की जरूरत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइनीज गवर्नमेंट अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बूम करने के लिए आने वाले कुछ सालों में $290 बिलियन तक इन्वेस्ट करने का प्लान कर रही है। एंड यही नहीं, इस साल मई 2023 में
चाइना ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में प्राइमरी तौर पर इस्तेमाल होने वाले दो मोस्ट डिमांडेड मेटल्स गैलियम और जेर्मेनियम के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। अब ऐसा नहीं है कि गैलियम और जेर्मेनियम का प्रोडक्शन सिर्फ चाइना में होता है। चाइना इन दो मेटल्स की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है और उसका सबसे बड़ा कस्टमर था जापान, जिसे इस बैन से काफी लॉस फेस करना पड़ा। और देखा जाए तो चाइना की इस एक्शन के पीछे भी यही कारण था कि वो इन टू मेटल्स के जरिए इन 5 कंट्रीज के बीच में अपनी जगह बनाना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना किसी भी तरह से 7 nm या फिर इससे कम साइज के सेमीकंडक्टर्स को मैन्युफैक्चर करने में कामयाब हो पाए। वहीं ताइवान और साउथ कोरिया भी अमेरिका को ब्लाइंडली फॉलो सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो भी चाइना के साथ में इस मार्केट को शेयर करना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अमेरिका के चाइना पर लगाए गए इन बैन्स के पीछे उसके ट्रेड वॉर और मनी पावर है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। दरअसल एडवांस माइक्रोचिप्स के एक्सपोर्ट पर लगाए गए बैन्स के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है वॉरफेयर, जिसका एक रीसेंट एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर है, जिसमें इस्तेमाल हो रहे रेडियो सिस्टम, रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन और आर्म्ड व्हीकल्स सभी में एडवांस माइक्रोचिप्स का इस्तेमाल किया गया है। और ये कंप्यूटर चिप्स चाइना, इजराइल, अरब इमारात और कजाकिस्तान जैसी नेबरिंग कंट्रीज के जरिए रशिया तक पहुंच रही हैं। सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया ने 2021 में $1.7 बिलियन और 2022 में अराउंड $2.8 बिलियन की सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की। एंड यही नहीं, यूनाइटेड रॉयल इंस्टीट्यूट सर्विस ने अपनी एक स्टडी में ये तक क्लेम किया कि रशिया के 27 मॉडर्न मिलिट्री सिस्टम्स इंक्लूडिंग क्रूज मिसाइल्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और इलेक्ट्रिक वॉरफेयर में 450 अलग अलग तरह के फॉरेन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से कई कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिन्हें अमेरिका की कंपनी सिर्फ यूएस मिलिट्री के लिए बनाती है, और वेस्टर्न कंट्रीज के रशिया पर लगाए गए ढेरों सैंक्शंस के बावजूद भी ये टेक्नोलॉजी उस तक पहुंच रही है। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, नीदरलैंड, जर्मनी, जापान और ताइवान के टेक कंपोनेंट्स भी इन मिसाइल सिस्टम्स में मिले हैं। अमेरिका को डर है कि अगर चाइना 10 nm से छोटे माइक्रोचिप्स को बिल्ड करने में कामयाब हो गया तो वो इसका इस्तेमाल अपनी मिलिट्री वेपन्स की इफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए कर सकता है। और पिछले साल एडवांस माइक्रोचिप्स टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने का रीजन भी यही था कि किसी भी तरह से चाइना अमेरिकन कंपनी एनवीडिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को हासिल ना कर सके। दरअसल एनवीडिया अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक कंपनी है जो कि जीपीयू और कंप्यूटिंग पावर टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है और अकेले 80% ग्लोबल जीपीयू मार्केट को कंट्रोल करती है। अगर आप जीपीयूज के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दूं कि जीपीयूज एक तरह के ग्राफिक कार्ड्स होते हैं जो कि इमेज, वीडियोस और ग्राफिक्स को रेंडर करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, और इसीलिए इन चिप्स की सबसे बड़ी मार्केट भी वीडियो गेम इंडस्ट्री, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन और अब एआई है। जीपीयूज का इस्तेमाल मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के जरिए एआई को ट्रेन करने के लिए किया जाता है, और इसके बिना एआई टूल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना और रोबोटिक इंडस्ट्री को बूम करना इम्पॉसिबल है। ओपन एआई और चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स में थाउजेंड्स ऑफ जीपीयूज का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें एनवीडिया ही इन कंपनीज को सप्लाई करती है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एलोन मस्क ने भी अपनी एआई स्टार्टअप के लिए एनवीडिया की चिप्स को ही सेव करके रखा हुआ है। वहीं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, डेल, मेटा और इसके अलावा भी कई बड़ी टेक कंपनीज अपने एआई टूल्स को ट्रेन करने और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग पावर के लिए एनवीडिया की जीपीयूज का ही इस्तेमाल करती है। पिछले साल तक एनवीडिया अलीबाबा जैसी कई चाइनीज कंपनीज को भी अपना प्रोडक्ट सेल करता था, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट के लगाए बैन के बाद एनवीडिया को अपने मोस्ट एडवांस प्रोडक्ट A100 और H100 का एक्सपोर्ट चाइना को बंद करना पड़ा, जिससे इस कंपनी को अराउंड $400 मिलियन का लॉस हुआ। लेकिन इससे अमेरिकन गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके लिए अपनी कंपनीज को होने वाले ट्रेड लॉस से ज्यादा बड़ा थ्रेट चाइनीज मिलिट्री में बढ़ती एआई पावर है, और चाइना किसी और कंट्री से भी इस टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट ना कर पाए, इसलिए उसने मिडिल ईस्ट की भी कई कंट्रीज में इस चिप टेक्नोलॉजी को सेल करना बंद कर दिया है और सिर्फ अपने अलाइज के साथ ही इस टेक्नोलॉजी को शेयर कर रहा है। और उसकी ये टेंशन सिर्फ चाइना को लेकर नहीं बल्कि साउथ कोरिया और जापान को लेकर भी है, जिन्होंने अपना मिलिट्री बजट पिछले कुछ सालों में डबल किया है और ज्यादातर पैसा एडवांस इक्विपमेंट पर ही लगाया है। और असल रियलिटी तो यही है कि अमेरिका इस तरह के बैन्स को लगाकर चाइना या फिर किसी भी कंट्री को अपनी इस टेक्नोलॉजी से सिर्फ कुछ टाइम तक ही दूर रख सकता है, और वो इसलिए क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से आज के टाइम में हर कंट्री किसी न किसी चीज के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट है।
और चाइना जैसी कंट्री के लिए तो इस तरह के सेशंस का सॉल्यूशन निकालना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, जो कि हुआई के केस में ऑलरेडी हम देख भी चुके हैं, जो क्लियरली शो करता है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड में अब सेंटर पॉइंट बन चुकी है, जिस पर किसी भी कंट्री का कंट्रोल सारे इंटरनेशनल सिनेरियोज को चेंज कर सकता है। लेकिन जहां यूएस और चाइना इस इंडस्ट्री में अपनी एक अल्टरनेटिव मार्केट बिल्ड करने में लगे हुए हैं, वहीं उनकी इस राइवलरी की वजह से कई कंट्रीज के अंदर चायोस क्रिएट हो गया है, स्पेशली वो कंट्रीज जो पूरी तरीके से इन दोनों देशों पर ही रिलाई करती हैं। और यही रीजन है कि इस इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस को समझते हुए अब भारत भी माइक्रोचिप इंडस्ट्री में सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने की तैयारी कर रहा है और जितना हो सके यूएस और चाइना की इस राइवलरी से ट्रेड बेनिफिट्स भी उठा रहा है, जिसका एक रीसेंट एग्जांपल एप्पल है, जो पहले चाइना से अपने फोन मैन्युफैक्चर किया करता था, लेकिन अब जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से इस कंपनी ने अपने बिजनेस को चाइना से धीरे धीरे इंडिया में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से भारत में न केवल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी बल्कि इससे हमारे देश की डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भी बूम मिलेगा। और यही रीजन है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी $10 मिलियन इन्वेस्ट करने की भी अनाउंसमेंट कर दी है। अब ये अमाउंट यूएस और चाइना के कंपैरिजन में तो अभी थोड़ा कम है, लेकिन इससे हमारी इंडस्ट्री को बेनिफिट जरूर मिलेगा और इसकी वजह से आने वाले 3-4 सालों में ही 12 लाख से ज्यादा जॉब जनरेट होंगी और यूनिवर्सिटीज में नए कोर्सेज भी ऐड किए जाएंगे। एंड यही नहीं, अपने इस मिशन के अंडर इंडियन गवर्नमेंट कई पुराने सेमीकंडक्टर प्लांट्स को भी दोबारा से रिवाइव करने का प्लान कर रही है, ताकि इनका इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग में किया जा सके। इसके अलावा टीसीएमएस और फॉक्सकॉन जैसी कई इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स को भी गवर्नमेंट अपने यहाँ प्लांट्स लगाने के लिए इनवाइट कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फॉक्सकॉन तो जल्द ही कर्नाटक में 2 फैक्ट्रीज भी ओपन करने वाला है, जहां से वो आईफोन के लिए कंपोनेंट सप्लाई करेगा। हाँ, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हमने इस रेस में थोड़ा लेट पार्ट लिया है, जिसकी वजह से भारत को इस इंडस्ट्री में सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने में अभी काफी टाइम लगेगा। खैर, अब आप कमेंट करके बताइए कि आने वाले टाइम में कौन सी कंट्री इस इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा डोमिनेट करने वाली है। वहीं अगर वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और हाँ, ऐसे ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।